नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग दिसंबर माह का हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आज हम लोग दिसंबर माह की करंट अफ़ेयर्स करेंगे और आशा करता हूँ यह क्लास आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आगे भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। तो इसका दिसंबर माह का पहला प्रश्न है, "क्रय निम्नलिखित कथनों में गलत कथन पहचानिए।" ठीक है? पहला कथन कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट ये इटली का सर्वोच्च सम्मान है। किस अभिनेता को मिला? अभिनेता भी आपको दे दिया है, कबीर बेदी को मिला है। ये कथन कह रहा है सही है या गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? ये मिला है इसरो को। और किसकी सफलता पर मिला है? चंद्रयान 3 की सफलता पर मिला है। ठीक है? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, तो ये भी सही हो गया। तीसरा कथन कह रहा है कि 33वां जो व्यास सम्मान है 2023 ये पुष्पा भारती को मिला है। बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए। पुष्पा भारती को मिला है उनके संस्मरण पागल खाना के लिए। यही गलत है। दरअसल जो इनका संस्मरण है पुष्पा भारती का, ध्यान दो इसको, संस्मरण, ठीक है, इस इनके संस्मरण का नाम है यादें, यादें और यादें और यादें। तो ये इनका संस्मरण है पुष्पा भारती जी का, जिन्हें 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला है। क्या बता सकते हो ये पुष्पा भारती है कहाँ की? ये है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की। ठीक है? उत्तर प्रदेश की हैं। ये हमारे यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। और ये जो व्यास सम्मान है, क्या बता सकते हो व्यास सम्मान देता कौन है? इसे देता है के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है? के बिड़ला फाउंडेशन इस व्यास सम्मान को देता है। अच्छा, ये जो पागल खाना आया था शब्द, पागल खाना, ध्यान देना इसको। पागल खाना के लिए क्या व्यास सम्मान किसी को मिला है? हाँ, ये 33वां व्यास सम्मान है। और जो 32वां व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान, ठीक है, वो मिला था अ, पागल खाना के लिए। एक राइटर हैं, इनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है? अ, क्या लिख दिया मैंने? चतुर्वेदी। ठीक। इन्हें ये सम्मान मिला था। क्लियर है? फिर से इस प्रश्न को देखो। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करो। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि इटली का सबसे बड़ा सम्मान है, ये अभिनेता कबीर बेदी को मिला है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 इसरो को दिया गया है। किसके लिए? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। बिल्कुल सही है। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती जी को मिला है उनके संस्मरण पागल खाना के लिए। तो ये पागल खाना गलत है। यहां पर होना चाहिए यादें, यादें और यादें। ये इनका संस्मरण है। और अगर हम पागल खाने की बात करें तो ये ज्ञान चंद्र चतुर्वेदी यानी ज्ञान चतुर्वेदी जी का एक कृति है। और इन्हें 32वां, इस कृति के लिए इन्हें 32वां व्यास सम्मान मिला था। ठीक है? व्यास सम्मान देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। और ये जो पुष्पा भारती हैं ये कहाँ की हैं? ये है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की। ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। सियाचिन पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात की जाने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा फातिमा वसीम। ठीक है? इसका आंसर होगा फातिमा वसीम। अब एक शख्स का नाम आपने सुना होगा जो हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। इनका नाम है संजय सिंह। क्या बता सकते हो संजय सिंह को कौन सा पद दिया गया है? संजय सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय कुश्ती महासंघ। और ये काफी चर्चा में थी जब ब्रजभूषण जी इसके अ, अध्यक्ष थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के ये नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है? और एक एक शख्स का और नाम आपने सुना होगा। इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अभी हाल ही में काफी चर्चा में है ये। इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है? ये क्या बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है? 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है अध्यक्ष। अगर हम वहीं पूछें 16वें वित्त आयोग के सचिव किसे बताया बनाया गया है? सचिव, सचिव का नाम है, इनका नाम है ऋत्विक, ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है? इनका भी आप नाम याद रखिए, ऋत्विक रंजनम पांडे। इन्हें बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का सचिव।
और अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। एक महिला है जो अभी काफी फेमस थी, कंचन देवी। क्या बता सकते हो इन्हें कौन सा पद दिया गया है? कंचन देवी बनी है पहली पहली भारतीय अ, वन सेवा पहली भारतीय वन सेवा अधिकारी। ठीक है, इन्हें ये बनाया गया है। तो ये बताओ मुझे कि ये वन सेवा अधिकारी तो बन गई हैं, लेकिन कौन किस संस्थान की बनी है? किस संस्था में इन्होंने महानिदेशक का पद संभाला है? तो इस संस्था का नाम है देहरादून की ये संस्था है, इसका नाम है भारतीय वानिकी अनुसंधान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है, शिक्षा परिषद। इसकी अध्यक्ष यानी कि इसकी महानिदेशक बनी है ये। इसकी क्या बनी है? महानिदेशक। और ये अनुसंधान परिषद है कहाँ? यह है देहरादून में। ठीक है, क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आओ समझ लेते हैं एक बार और। सियाचिन पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात की जाने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? इनका नाम है फातिमा वसीम। संजय सिंह को अभी कौन सा पद दिया गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे बनाया गया है, तो आंसर होगा ऋत्विक पांडे। और कंचन देवी क्यों फेमस हुई? क्योंकि इन्हें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का महानिदेशक बनाया गया है, और ये जो परिषद है ये है देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को पहचानिए। पहचानो भाई। पहला कथन है, प्रसार भारती ने रेडियो टेलीविजन इजराइल के साथ प्रसार में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखो ये वाला जो इजराइल है ये गलत है। अगर यहां पर हम कर दें इजराइल की जगह, यहां कहाँ जगह नहीं है, मैं यहां पर लिखे देता हूं। इजराइल की जगह अगर हम लिख दें, क्या लिख दें? मलेशिया, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रसार भारती भारत का जो है, प्रसार भारती ने रेडियो टेलीविजन मलेशिया के साथ प्रसार में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गलत कथन पहचानना था तो यही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ो जरा, आगे भी पढ़ लेते हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं अ, अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में पहचान किए गए 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। फिर से समझो। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का है, एवं अर्जेंटीना का एक प्रांत है कैटामार्का, वहां पर 5 लिथियम ब्लॉक की पहचान की गई है, खोजे गए हैं, और उनका उत्खनन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है जो कि भारत के साथ। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है, भारत ने शिक्षा में सहयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये वाला तो शिक्षा में सहयोग देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया है, तो ये भी सही है। यहां पर आप तीसरे नंबर को देखो जरा। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं ये कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी यूएई, यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री, इनका नाम है अल फलासी, डॉक्टर मोहम्मद अल फलासी। ठीक है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। इन दोनों के मध्य हुआ है समझौता। ठीक है, तो वही कह रहा है, तो ये वाला भी तीसरा विकल्प भी सही हो गया। भारत और इटली के मध्य प्रवासन और आवाजाही के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो ये भी सही है। क्लियर बात? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गलत कथन, तो यही गलत है। ये वाला इसका उत्तर होगा। ठीक है, यहां इजराइल नहीं, यहां मलेशिया होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए चौथे नंबर पर आओ। एक तरफ किताबें दी हैं और एक तरफ उनके ऑथर्स दिए हैं, और कह रहा है कि सही विकल्प पहचानो। जरा देख लो इनको। वेलकम टू पैराडाइज, ये किसकी है? ये है ट्विंकल खन्ना की। ठीक है, ट्विंकल खन्ना, ये सही है। जेबा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये है हुमा कुरैशी की, ये भी सही है। अगली किताब है नए भारत का सामवेद, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का इसमें संकलन किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये दो लोगों ने मिलकर लिखी है, रघुराम राजन और रोहित लांबा। ये चारों सही हैं।
ये भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। एक किताब और काफी चर्चा में रही है। इसको लिखा है, आपने नाम सुना होगा प्रणब मुखर्जी की बेटी का नाम शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा मुखर्जी। और ये किताब इन्होंने लिखी है अपने पिता प्रणब मुखर्जी के लिए। इस किताब का नाम है प्रणब माई फादर, प्रणब माई फादर। आगे क्या है, प्रणव माई फादर, देखो मैं भूल रहा हूं। हाँ, अ डॉटर रिमेम्बर्स। ठीक है, ये किताब है प्रणव माई फादर, अ डॉटर रिमेम्बर्स। क्लियर है? ये किताब है शर्मिष्ठा मुखर्जी की, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो नए भारत का सामवेद है, ये वाली किताब, इसे दरअसल रामनाथ कोविंद जी ने इसका अनावरण किया था। अनावरण का मतलब विमोचन किया था इसका। अगर आपसे पूछे इस किताब का विमोचन किसने किया था, तो इसे इसका किया था रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने। और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में आओ। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया गया। इसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा है। तो जरा देखो, इस दिवस की शुरुआत भोपाल गैस त्रासदी के बाद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी है और जो भोपाल गैस त्रासदी दिवस है, उसे मनाने की शुरुआत है यह राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन देखो, 2 दिसंबर 2023 को भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यह भी बिल्कुल सही है, 39वीं वर्षगांठ मनाई गई। विषय इसका क्या रहा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का क्या विषय स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, ये विषय रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अच्छा, ये जो 2 दिसंबर है, इससे पहले आता है 1 दिसंबर। क्या बता सकते हो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? इसको मनाया गया है नागालैंड दिवस। ठीक है, और नागालैंड दिवस जो 2023 में मनाया गया है, वो 61वां है। नागालैंड दिवस 61वां मनाया गया है 2023 में। अच्छा, 1 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, बीएसएफ दिवस। बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, कौन से नंबर का? 59th स्थापना दिवस। ध्यान रखें, बीएसएफ ने अपना 59th स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? क्या बता सकते हो? 1 दिसंबर 2023 को अगर 59th स्थापना दिवस मनाया है, तो इसकी स्थापना होगी लगभग लगभग 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई बीएसएफ की। ठीक है। अच्छा, 2 दिसंबर को तो ये मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को और भी कुछ मनाया गया। 2 दिसंबर को, हाँ, 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, ये मनाया गया। अच्छा, 13 दिसंबर को बताओ भाई क्या मनाया जाता है? 13 दिसंबर को क्या बता सकते हो आप? 13 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे यहाँ राष्ट्रीय राष्ट्रीय घोड़ा दिवस। घोड़ा दिवस, यानी कि राष्ट्रीय अश्व दिवस भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और एक और मनाया जाता है, क्या बता सकते हो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, और अभी हाल ही में एक दिवस काफी चर्चा में था, इसका नाम है वीर बाल दिवस। दिसंबर में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। ठीक है, बाकी अगर 24 दिसंबर की बात करें तो फिर आपने नाम सुना होगा, इसका नाम देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, अधिकार दिवस, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 5वें में फिर से आओ। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया, कौन सा कथन इसके लिए सही है? इस दिवस की शुरुआत भोपाल गैस त्रासदी के अवसर पर की गई। अवसर का मतलब इसे मनाने के लिए। और 2 दिसंबर 2023 को भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये दोनों सही है। साथ ही साथ तीसरा देख लो, इसमें जो विषय रहा है स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर छठे में दिया है, दिसंबर 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? और इसके बारे में भी आपने काफी चर्चा सुना होगा। उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या बता सकते हो जो महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र का जो योगदान है देश की कुल जीडीपी में, वो कितना है? देश की कुल जीडीपी में जो महाराष्ट्र का योगदान है वो है 15.7%। आप ऐसे समझो, 15.7% देश की कुल जीडीपी में योगदान है। ठीक है, योगदान। बात समझ पा रहे हो आप? फिर से समझो, महाराष्ट्र सबसे टॉप नंबर पर बैठा है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, और इसका योगदान कितना है देश की कुल जीडीपी में? 15.7%। दूसरे स्थान पर अब कौन आ गया है? उत्तर प्रदेश। कितना योगदान है देश की कुल जीडीपी में? 9.1%। फिर तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। ध्यान दें, ये तीसरा स्थान है इसका। तमिलनाडु देश की कुल जीडीपी में कितना योगदान कर रहा है? ये भी कर रहा है 9.1%। सॉरी, ये है उत्तर प्रदेश का 9.2%। ठीक है, और तमिलनाडु कर रहा है 9.1%। फिर चौथे स्थान पर कौन है? क्या बता सकते हो? चौथे स्थान पर है गुजरात। गुजरात कितना योगदान कर रहा है कुल देश की जीडीपी में? ये कर रहा है 8.2%। और वहीं अगर हम पांचवें स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये है पांचवें स्थान पर, और ये 7.5% कुल देश की जीडीपी में योगदान करता है। ये सारे के सारे आप पांचों राज्य याद रखिए, टॉप 5 राज्य हैं। मैं फिर से बता देता हूं, महाराष्ट्र सबसे टॉप नंबर पर बैठा है, 15.7% कुल योगदान देता है देश की जीडीपी में। यूपी दूसरे नंबर पर उछल के पहुंच गया है, 9.2%। इसको आप याद रखिएगा। हाँ, 9.2% योगदान देता है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आ गया है, गुजरात चौथे स्थान पर है, और वेस्ट बंगाल है पांचवें स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां देखो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है? ये है हमारा आंसर, रिज। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि एक डिक्शनरी है जिसका नाम है कोलिंस। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार, आप ऐसे लिख लो यहां पे, कोलिंस डिक्शनरी। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार, आर वाई होता है ना, कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार ये कौन सा वर्ड है जो वर्ड ऑफ द ईयर है? ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? इसका जो 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर था उसका नाम है गॉबलिन मोड। ठीक है, ये था 2022 का इसका वर्ड ऑफ द ईयर। क्लियर है बात? फिर से आप देख लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे बनाया गया है? रिज। किसे घोषित किया गया है? वो है रिज। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार एआई था। ऑक्सफोर्ड के अनुसार 2022 का क्या था? यह था गॉबलिन मोड। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर आठवें में आओ। आठवां दे रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग आई है, और ये जो डेल्टा रैंकिंग है ये नीति आयोग जारी करता है। क्लियर है बात? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग आई है, नीति आयोग ने जारी करा है। कह रहा है कि सही कथन बताइए। कथन पढ़ लो आप। हाल ही में इस रैंकिंग को नीति आयोग ने जारी किया है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके विजेता को, जो विजेता है, जो सीड्स रैंक हासिल करता है, उसे 1.5 करोड़ रुपया पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और जो दूसरी रैंक हासिल करता है उसे 1 करोड़ रुपया पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। यह भी सही है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस रैंकिंग में पहला स्थान पेरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, यानी कि जो आसिफाबाद में है, तेलंगाना में है, उसे पहला स्थान मिला है। जबकि कौशाम्बी ब्लॉक को, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी जिले में, उसे दूसरा स्थान मिला है। ये भी सही है। ये दोनों ही आप याद रखोगे, पहला किसे मिला है और दूसरा। यूपी स्पेशल में आप इसको ज्यादा ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में। हालांकि इसको भी याद रखिए, लेकिन वो यूपी स्पेशल में ये हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछा जा सकता है।
और चौथा ऑप्शन कह रहा है क्या सभी सही है? हाँ, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। अब जरा इसमें देखो दो चार बातें। मैंने कहा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अगर मैं कहूं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये दिसंबर 2023 में जारी किया गया। अगर मैं पूछूं कि अक्टूबर 2023 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग जो जारी हुई थी, नीति आयोग ने जारी की थी, उसमें सबसे पहली रैंक किसे मिली है? ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग, इसमें आप ये मुझे बताइए, इस इसमें ये भी नीति आयोग ने जारी किया है, ध्यान देना। ये भी किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ठीक है। मैंने पूछा इसमें पहली रैंक किसकी थी और इसमें दूसरी रैंक किसकी थी। पहली रैंक थी, इसका नाम है रायगढ़ा। रायगढ़ कहाँ है? ये है उड़ीसा में। ठीक है। और दूसरी रैंक थी, ये थी जमुई। जमुई कहाँ है? जमुई है बिहार में। ये दोनों ही आप याद रखिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अगर पूछे पहली रैंक किसकी थी, तो उड़ीसा रायगढ़ की। और अगर आपसे पूछे कि दूसरी रैंक किसकी थी, तो बिहार जमुई की। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए सम्मेलन और उनके आयोजक स्थल को मैच करिए। कौन सा विकल्प सही नहीं है उसकी पहचान भी करिए। जरा देखो, पहला विकल्प कह रहा है G20 मानक संवाद सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल नई दिल्ली में हुआ है, और नई दिल्ली में ये हुआ है भारत मंडपम में। ठीक, यहां पर हुआ है। ये भी सही है, पहला विकल्प सही हो गया। दूसरा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय खनन संसाधन सम्मेलन, ये सिडनी में हुआ है। सिडनी का है? सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी सही हो गया। ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन तीसरे में आओ। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2003 2023, ये कहाँ हुआ? ये केरल में हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। फिर से समझो, पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये तीसरा भी सही है। चौथा पढ़ो, 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसे कोप 28 भी कहा गया है। ये कहाँ हुआ? ये गलत हो गया भाई, ये कतर में नहीं हुआ है ना। फिर कहाँ हुआ अगर कतर में नहीं हुआ है? ये कतर में नहीं हुआ है, ये हुआ है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ठीक है, यहां पर हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो G20 मानक संवाद सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में हुआ, क्या बता सकते हो इसका विषय क्या था? इसका विषय, विषय हमसे पूछा जा सकता है। इसका विषय था, लिख लो आप, शून्य दोष, शून्य दोष, शून्य प्रभाव, शून्य प्रभाव। ठीक है, इसका जो विषय था वो था शून्य दोष, शून्य प्रभाव। अच्छा, अभी हमारा जो उत्तर प्रदेश का जालौन है, ये चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहां भी एक सम्मेलन हुआ है, और यहां पर हुआ है राष्ट्रीय एससी एसटी, राष्ट्रीय एससी एसटी, देखो मैं भूल रहा हूं, हब मेगा कॉन्क्लेव, ये हुआ है यहाँ पे। सही लिखा है मैंने? हाँ, जालौन में हुआ है राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव, यहां पर हुआ है जालौन में, ये हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, जो कोप 28 हुआ है ना, ये दुबई में, यूएई में, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? आपको पता होना चाहिए। यहाँ के जो मंत्री हैं यूएई के, इनका नाम है सुल्तान अल जाबेर। नाम याद कर लो या नाम लिख लो, सुल्तान अल जाबेर, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस कोप 28 की। और वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्लेज पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही साथ 117 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर दरअसल दो लक्ष्य को टारगेट किया गया है। ऐसा कहा गया है कि 2030 तक, इस कोप 28 में कहा गया है कि 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी, और साथ ही साथ 2 गुनी ऊर्जा ऊर्जा दक्षता
का लक्ष्य हासिल किया जाएगा, है ना? तो ये सारी बातें हैं जो कोप 28 में कही गई हैं। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसे डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है कि उसने आंत संबंधी लीशमैनियासिस, ये एक रोग है जो आंत को प्रभावित करता है। लीशमैनियासिस, जिसे साधारण रूप से काला जार या काला अजार के नाम से जाना जाता है, को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। प्रश्न को आप एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि कौन सा वो देश है, हमें उस देश का नाम बताओ, जिसने आंत संबंधी एक रोग जिसे काला जार कहा जाता है या जिसे लीशमैनियासिस कहा जाता है, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और चूंकि उसने समाप्त कर दिया है तो ये प्रमाणित किया है डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हमें उस देश का नाम बता दो। इस देश का नाम है, बताइए भाई, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या चाइना? इसका नाम है, इसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर है बात? अब मुझे आप एक बात बताइए। अ, अभी 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी 2024। इसमें अतिथि कौन होगा हमारा? मुख्य अतिथि किसे बनाया जा रहा है? ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। ये भी आप याद रखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। क्या बता सकते हो, दुनिया का पहला, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, प्रिंटेड मंदिर ये कहां बन रहा है? 3D प्रिंटेड मंदिर ये कहां बनेगा? बताओ भाई। ये बनेगा भारत में। भारत में कहां? भारत में बनेगा तेलंगाना में। ठीक है, क्लियर बात? और अगर हम पूछे तेलंगाना में भी कहां बनेगा, तो तेलंगाना में एक जिला है जिसका नाम है सिद्धिपेट। नाम याद कर लो इसका, सिद्धिपेट, यहां बनेगा। ठीक है। और अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम आपसे पूछ सकता है, इस पोर्टल को आप लिख लीजिए। इस पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय भूविज्ञान, राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह, आंकड़ा संग्रह पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आप इसको फिर से समझो। अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल। इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मंत्रालय है खान मंत्रालय, खान मंत्रालय। ठीक है, खान मंत्रालय, वो खान बाबा वाला नहीं, ये माइंस वाला है। हाँ, माइंस वाला। क्या बता सकते हो खान मंत्रालय का कार्यभार कौन संभाल रहा है? खान मंत्री कौन है हमारे, इसके मंत्री कौन है? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वें में आओ। कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक, एक तरफ नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री दिए हैं और दूसरी तरफ दिया है इनके राज्य, यानी कि किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? बताओ भाई। डॉक्टर मोहन यादव, ये बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ, बिल्कुल सही है। फिर मुझे बताओ, विष्णुदेव साय, ये बने हैं छत्तीसगढ़ के। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है। भजन लाल शर्मा, ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं राजस्थान के। ये भी सही है। और लाल दुहोमा, ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं नागालैंड के। नहीं 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 नहीं, नागालैंड, यही गड़बड़ हो गया, नागालैंड के नहीं है। अनुमुला रेवंत रेड्डी, ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं तेलंगाना के। ठीक है। लाल दुहोमा, ये दरअसल नागालैंड के नहीं है, ये है मिजोरम के। क्लियर है? तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है सही नहीं है, उसे पहचानो। लाल दुहोमा बने तो हैं ये सीएम, लेकिन नागालैंड के नहीं। कहाँ के? मिजोरम के। क्लियर बात? अच्छा, अभी हाल ही में इन राज्यों में सीएम तो नए बने हैं। ठीक है, सीएम के साथ साथ अध्यक्ष भी नए बने हैं विधानसभा के। क्या बता सकते हो मध्य प्रदेश विधानसभा का? अब मैं लिख रहा हूं विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष। क्या बता सकते हो मुझे मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना है? मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना है? बताइए भाई। इसके अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है रमन सिंह।
ठीक है। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना है? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है वासुदेव वासुदेव देवनानी। ये बने हैं यहाँ के अध्यक्ष। ठीक है, राजस्थान के। और ये जो मिजोरम है, मिजोरम के कौन बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष? इनका नाम है लालबिया 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 कजाम। ठीक है, या कजामा, ये पूरा नाम है इनका, आप ऐसे लिखो। मिजोरम के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? लालबिया कजामा। जरा बताओ मुझे, तेलंगाना के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तेलंगाना के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है गद्दाम गद्दाम प्रसाद कुमार। ये यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। लगे हाथों तो आप मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटें हैं 230 विधानसभा में सीटें। ठीक है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीटें कितनी है? यहां पर है 90। राजस्थान में विधानसभा में सीटें कितनी है, क्या बता सकते हो? राजस्थान विधानसभा में सीटें हैं 200। नागालैंड विधानसभा में सीटें कितनी है? नागालैंड तो है ही नहीं, ये तो गलत है। मिजोरम विधानसभा में सीटें बताइए। मिजोरम विधानसभा में सीटें हैं यहाँ कितनी है? लगभग लगभग 40। और तेलंगाना में कितनी है? तेलंगाना में है 119। ठीक है, 119। ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि करंट का मैटर है और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिर से एक बार समझो, डॉक्टर मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। विष्णुदेव साय ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं और रमन सिंह को यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के नए सीएम बने हैं और वासुदेव देवनानी को यहाँ का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। लाल दुहोमा ये मिजोरम के नए सीएम बने हैं और लाल बिया कजामा को यहाँ का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अनुमुला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के नए सीएम बने हैं। साथ ही साथ गद्दाम प्रसाद कुमार को यहाँ का नया विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, चूंकि हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए हैं, 230 विधानसभा की सीटें रखता है मध्य प्रदेश, 90 विधानसभा की सीटें धारण करता है छत्तीसगढ़, 200 विधानसभा की सीटें लेकर बैठा हुआ है राजस्थान, 40 विधानसभा की सीटें हासिल रखता है मिजोरम और 119 विधानसभा सीटें लेकर बैठा हुआ है तेलंगाना। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 में हो। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। अच्छा ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है, अच्छी बात है। आप मुझे ये बताओ कि इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं, उन पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन देखो, जो गोवा मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाया गया है और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां पर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया भाई? क्योंकि गोवा को मुक्त कराना था। ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में आओ, कह रहा है इस ऑपरेशन के तहत, हाँ वही बोल तो दिया है, जो यहां मैंने लिखा है वही यहां पर लिखा है। इस ऑपरेशन के तहत गोवा दमन दीव को किससे मुक्त कराया गया? पुर्तगालियों से। तो ये वाला ऑप्शन हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन सही हो जाएगा? चौथा नंबर, एक और दो दोनों। क्लियर है बात? अब जरा इसमें मुझे ये बताओ, अ, अभी दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। क्या मुझे आप ये बता सकते हो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये कौन देता है? कौन सा मंत्रालय ये पुरस्कार देता है? तो आपको पता होगा, मंत्रालय है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, ये देता है। और इसे दिया किसने, ये पुरस्कार किसने वितरण किए? तो जो हम ये कहें किसने दिए हैं पुरस्कार, तो ये हमारे राष्ट्रपति देते हैं। और इस समय राष्ट्रपति हैं कौन? इस समय है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्लियर है बात? इन्होंने ये पुरस्कार दिए हैं। और मुझे ये बताइए कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें सबसे जो शानदार पुरस्कार होता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद्र ध्यानचंद्र पुरस्कार। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार ये किसने दिया है? ये दिया है किसने दिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। और किसे दिया गया है? तो दो लोगों को दिया गया है। एक तो है चिराग शेट्टी। ठीक है। और ये क्या खेलते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये खेलते हैं बैडमिंटन।
ठीक है। और दूसरे शख्स कौन है जिन्हें मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है? वो है रंकी रेड्डी। रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। आप ऐसे लिख लो, सात्विक छोड़ो, रंकी रेड्डी साईराज। ठीक है। ये जो रंकी है इसको ठीक से लिखो, नहीं तो पीडीएफ में काफी गड़बड़ हो जाएगा। रंकी रेड्डी साईराज, ठीक है। और ये क्या खेलते हैं? ये भी खेलते हैं बैडमिंटन। क्लियर है बात? तो आप ये बातें ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर फिर से आओ 12वें में। गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया हाल ही में, इसमें कौन से कथन सही है? तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराना था। ठीक है। और 2023 में अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण किए गए हैं। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। किसने दिए? द्रौपदी मुर्मू ने वितरित किए हैं। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार किसे मिला है? चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन खेलते हैं। रंकी रेड्डी साईराज को, ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। 13वें में आओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। पहला दिया है, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब आगे पढ़ो। विषय है इसका फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ये भी सही है। आप यूनिसेफ दिवस के साथ साथ इसका विषय भी याद रखिए, 2023 का विषय है, इसलिए हमारे एग्जाम में विषय भी पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। बिल्कुल सही है। इसका विषय है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये भी सही है। आप इसको विषय बोलो या आप इसको थीम बोलो, बात वही है। ठीक है। फिर तीसरे ऑप्शन में जाओ। ये दूसरा भी सही है। तीसरे ऑप्शन में जाओ, कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। बिल्कुल सही है। और इसका जो विषय है वो है लेट लेट कम्युनिटी लीड। लेट कम्युनिटी लीड। और इसकी ये थीम है। ये भी सही है। चौथे में आओ। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। साथ ही साथ इसका विषय है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार करना। तो यह भी बिल्कुल सही है। यहां पर सारे के सारे सही हो जाएंगे। क्लियर बात? 13 नंबर। अच्छा, मुझे बताओ। एक तारीख है 18 दिसंबर। ठीक है। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? बता सकते हो आप? 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मुझे इसकी थीम बताओ। अभी तक सबकी मैंने थीम पढ़ी है तो इसकी भी पढ़नी है। इसकी थीम बताओ। इसकी थीम है प्रमोटिंग प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। माइग्रेशन। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, 18 दिसंबर को क्या कुछ और भी मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अगर मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से देखूं, तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है 18 दिसंबर को राष्ट्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अधिकार दिवस। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और मुझे बताओ इसका विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी? इसका विषय बता सकते हो आप? हाँ। जगह हालांकि काफी कम है और हमें बहुत कुछ लिखना है, तो छोटा छोटा लिख लेते हैं। इसका विषय है सेलिब्रेटिंग। हाँ, सेलिब्रेटिंग वो सेलिब्रेट करने वाला। सेलिब्रेटिंग हिंदी में मैं लिख रहा हूं। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। ठीक है। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन। ठीक है। क्लियर है? इंक्लूजन। आप समझ पाओगे जो मैंने लिखा है? इंक्लूजन। ठीक है। फिर से समझ लो एक बार। 18 दिसंबर को ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और ये सारे के सारे सही हैं। आप इनको बार बार पढ़िए। और इसकी हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल। पोर्टेबल का आशय है, हाँ, पोर्टेबल अस्पताल, आरोग्य। इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। इसका अनावरण किया गया कहाँ?
गुरुग्राम हरियाणा में, क्या सही है ये? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब, इसका अनावरण किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी सही है। एक ही दिन में 18 उत्पादों को इसने जीआई टैग प्राप्त किया है, और सबसे ज्यादा जीआई टैग एक ही दिन में प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है कौन? उत्तराखंड। ठीक है। अच्छा, तीसरा विकल्प में आओ। तीसरा विकल्प कह रहा है भारत का पहला वाणिज्यिक लिथियम आयरन फास्फेट कैथोड संयंत्र, ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा में, ये भी सही है। ठीक है। चौथे विकल्प में आओ। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत कहाँ की गई? मुंबई में। ये याद रखिए, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? आपसे हाँ कई सारे विकल्प दे सकता है, तो इसकी शुरुआत की गई है मुंबई में, ये भी सही है। आपसे पूछा है कि भाई कूट ये दिए हैं कौन कौन से सही हैं, तो ये चारों सही हैं। फिर से समझो। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब, जिसका अनावरण कहाँ किया गया? हरियाणा में। उत्तराखंड एक ही दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बना है, जिसने 18 जीआई टैग प्राप्त किए हैं। ये उत्तराखंड पहले स्थान पर आ गया है सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने के मामले में, वो भी एक ही दिन में। तो दूसरा भी सही हो गया। भारत का पहला वाणिज्यिक लिथियम आयरन फास्फेट कैथोड संयंत्र, ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, ये भी सही है। और भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत हुई है, ये मुंबई में है। ठीक है। इसकी शुरुआत मुंबई में करी गई है। तो ये सभी के सभी सही है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है बात? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, आप इसी में देखो 14वें में, एक अभी हाल ही में तूफान आया है अपने उत्तर प्रदेश तो नहीं, हालांकि जो समुद्री एरिया है, जैसे अगर ये वाला हम दक्षिण वाला क्षेत्र माने अपने भारत का, तो एक ये क्षेत्र है, इसका नाम है ओडिशा। ओडिशा में टकराया है एक तूफान, जिसका नाम है मिचोंग। मिचोंग। ठीक है। ये क्या है? ये है चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान। ये कहां से टकराया है? उड़ीसा से। और ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस तट से टकराया है उड़ीसा में, और इसका नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। ये भी आप याद रखो। और अभी हाल ही में दुनिया में कई सारे चक्रवात, कई सारे तूफान आए हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ज्वालामुखी फटा है, इसका नाम है विलारिका। विलारिका, ये एक ज्वालामुखी है जो अभी फटा है हाल ही में। ये कहाँ फटा है? ये फटा है चिली और अर्जेंटीना में, एंडीज पर्वत श्रृंखला में, अर्जेंटीना। ठीक है। यहाँ, और एक और है, इसका नाम है, तूफान का नाम है, देखो मैं भूल रहा हूं, इसका नाम है ओटिस। हाँ, ओटिस। ये तूफान है। ये कहाँ आया है? ये ओटिस तूफान आया है मैक्सिको में। ठीक है। मैक्सिको। ये भी आप याद रखो। और एक एक का मैं देखो, एक चक्रवात है, इस चक्रवात का नाम है चक्रवात है, इसका नाम है जैस्पर। जैस्पर, ये कहाँ आया है? जैस्पर चक्रवात ये आया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो आप ये भी याद रखो। चक्रवात जैस्पर कहाँ आया अभी हाल ही में? ऑस्ट्रेलिया। ओटिस तूफान इसने कहाँ हिट किया? मैक्सिको में। और विलारिका ज्वालामुखी कहाँ फटा है? चिली और अर्जेंटीना में। साथ ही साथ मिचोंग एक चक्रवाती तूफान है, इसने भारत में कहाँ हिट किया है? पूर्वी तट पर हिट किया है। कहाँ, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? ये राज्य है उड़ीसा। इस मिचोंग का नामकरण किसने किया है? तो किया है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 15वें में आओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे तमिल कवि एवं दार्शनिक तिरुवल्लुवर के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करो। तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुवक्कुरल या कुरल की रचना की, ये बिल्कुल सही है। और इन्हें दरअसल तिरुवल्लुवर साहब को दक्षिण का कबीर कहा जाता था। आगे दूसरा ऑप्शन देखो। इनकी एक प्रतिमा है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है फ्रांस में, और फ्रांस में एक जगह है सैग्री, यहां पर। ठीक है। तो ये भी सही है बिल्कुल। और तीसरा है, इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है, हाँ ये बिल्कुल सही है।
तो ये तीनों कथन सही है, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक महिला है, इस इनका नाम है इनका नाम क्या है, स्मिता श्रीवास्तव। हाँ, स्मिता श्रीवास्तव, ठीक है। इनका नाम है स्मिता श्रीवास्तव। ये क्यों चर्चा में रही? दरअसल इन्होंने इनका नाम लिखा गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा गया। क्यों लिखा गया? कुछ तो काम किया होगा, एकदम अनोखा, अलग, सबसे भिन्न। तो इन्होंने काम कुछ नहीं किया है, बस इन्होंने अपने जो बाल हैं, महिलाओं के बाल वैसे भी लंबे होते हैं, इन्होंने बाल अपने इतने लंबे कर लिए, इतने लंबे कर लिए कि शायद दुनिया में सबसे लंबे बाल हैं इनके। इनके जो ये बाल हैं, वो सबसे लंबे हैं, सबसे लंबे हैं, ठीक है। और इसी वजह से विश्व में सबसे लंबे बाल होने के कारण इनका नाम कहाँ लिखा गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए ये कहाँ है, श्रीवास्तव जी कहाँ की हैं? श्रीवास्तव जी हैं प्रयागराज की। क्लियर बात? तो आप इनका नाम भी याद रखिए। तो ये हमारा दिसंबर का करंट अफेयर्स था, जो अ, इसको आप इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।